बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़ही। मेरे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में आइनी तरमीम के ऊपर बात करेंगे। आइनी तरमीम का जो मसला है वो हल होता नज़र आ रहा है। तमाम जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं PTI के अलावा, और जो मुसवदा है वो भी अपनी हतमा शक्ल में सामने आ गया है और उसको काबीना के अंदर से मंजूर भी कर लिया गया है। और मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाने में नाकाम नज़र आए हैं। और आज जो मुसवदा है कौमी असम्बली से भी पास करवाने का कहा जा रहा है, सेनेट से भी पास करवाने का कहा जा रहा है। इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने अपने पार्लियामानी इजलास के अंदर मुबारकबाद भी दे दी है और ये कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम पर सबको मुबारकबाद है। मीर साहब ये क्लिप सुनते हैं, उसके बाद मैं आपसे इसके ऊपर राय लेता हूँ। आप सबको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डे मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला आज पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें अपना एक बहुत अहम जिम्मेदारी अदा करने जा रहे हैं। सियासी तौर पे, जाती तौर पे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इसलिए मैं अपनी वालदा की नामुकम्मल मिशन की एक नुक्ता इंशाअल्लाह ताला पूरे करना जा रहा हूँ। जी मीर साहब, मुबारकबादें आना शुरू हो गई हैं, अभी बिल मंजूर नहीं हुआ उससे पहले ही, क्या कहना चाहेंगे? बिलावल ने तो दुबई का टिकट भी कटवा रखा है। जी बिल्कुल। और जब सुबह तक हम लोग ये कह रहे थे, हम लोग ही कह रहे चले आसानी के लिए, मैंने तो नहीं कहा था। अक्सर टीवी चैनल पर ये आ रहा था कि अभी मुज़ाकरात जारी है, कभी हाँ होती है कभी ना होती है, आनियाँ जानियाँ देखो, सब बातें हो रही थी। और मैंने कल ही आपसे कहा थी या परसों भी कहा था कि तरमीम पास होगी। जी एक बात ये कही थी। आप तो पहले दिन से कह रहे हैं कि तरमीम पास होनी है और होकर रहेगी। होनी है और होकर रहेगी। और ये भी कहा था, बहुत पहले कह दिया था कि मौलाना फजल रहमान एग्री करेंगे इस पे। ठीक है, वो मैं ये नहीं कहता अपनी कीमत डलवा रहे थे। मौलाना फजल रहमान का स्टाइल है, उन्होंने अपनी अहमियत बना ली, सबको बता दिया कि मैं कितना अहम हूँ। ऐसे ही नहीं आप इजी लेते हैं, आपने बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड दिया हुआ था फजल रहमान को। देखो फजल रहमान के वोट कितने अहम है, ठीक है, ये साबित कर दिया। और दूसरों ने भी ये नहीं किया कि कह दिया कि भाई आप क्या बेचते हैं, हम वोट पूरे कर लेंगे। सही है। आखिर में बिलावल ने इशारा किया कि भाई हमारे पास ऑप्शन दूसरे भी हैं, वोट तो हम पूरे कर लेंगे, तादाद तो हमारी पूरी है, तो हम चाहते हैं लेकिन आप हमारे साथ रहें। ठीक है। आज कामरान मुर्तज़ा ने शायद ये कहा है जी, बिल्कुल कि हम इसलिए साथ दे रहे हैं, अगर ना देंगे तो हुकूमत के पास 2-3 मसवदे और भी हैं। ठीक है, वो कोई और शराइत के साथ कुछ और असूलों के तहत कानून पास कर लेती। सही है। तो गोया ये जो कंसेंसस के साथ हुआ है, जिसके बारे में आज मौलाना फजल रहमान ने PTI से मुलाकात के बाद ये कहा है कि मैंने सांप के मुंह से जहर निकाल दिया। सही है। अब मौलाना फजल रहमान क्या बात तो करते ना अपने खास अंदाज में, गोया मैंने सांप को पकड़ लिया था। ये जो मसवदा पहला था वो तो सांप था, वो सांप था। हाँ, तो वो तो मैंने जहर निकाल दिया। तो मेरा ख्याल चलिए सब आप यही समझते हैं कि उसकी जीत है। बिलावल भी समझते हैं कि मेरे लिए ये बड़ा दिन है, मेरी माँ का मिशन मैं पूरा कर, वो मैं बहुत करते हैं। बिलावल पता नहीं अभी शायद सियासत में उनकी तरबियत नहीं हुई, वो एक लिहाज से इसलिए कि वो शायद चूंकि अभी छोटे थे जब शुरू हुए हैं, तो उनको ये एहसास दिलाना होता था कि ये मैं कर रहा हूँ। सही है। तो यानी कि हम जो उनको समझते थे कि ये इतना अहम नहीं है पार्टी में या ज़रूरी, तो उसकी अहमियत जताना मकसूद था। तो मैं का इस्तेमाल वो बहुत करते हैं। सही। और बहुत सी चीज़ों का क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी लेती है। मसलन आइन वो समझती है पीपल्स पार्टी ने पास किया, तो ऐसा नहीं है 73 का सबने पास किया भाई। अच्छा, जिस तरह पास हुआ तो वो कहानी को बयान कर रहे ना जी। सही है। कैसे कहते हैं ये डंडा पीढ़ी करके मुफ्ती महमूद को भी, पता नहीं उसको क्या क्या लोग थे अपोजिशन में, वली खान थे, प्रोफेसर गफूर थे, शाह नूरानी थे, सबको उठा के बाहर फेंक दिया। सही है। और उन्होंने कंसेंसस किया, उन्होंने शराइत बनवाई। वो सारी एक लंबी कहानी है, 1 साल की हमने देखी है। यानी 72 में जब कानून आइन आया था तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे भुट्टो साहब, सिविल मार्शल डिक्टेटर पहले पाकिस्तान की तारीख। इनकी पूरी पार्टी तकरीरें करती रही और अचानक आखिरी वक्त भुट्टो साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं मार्शल अभी उठा लेता हूँ, आप मेरा ये आइन मान लें 1 साल के लिए। सही है। जिसमें वो सदर थे और सदारती निज़ाम था, और 1 साल के अंदर हम आइन मिलकर बना लेंगे। सही है। फिर सब ने मिलकर कंसेंसस का साथ एक आइन बनाया, और आइन बनने के साथ भी दूसरे लतीफ़े और भी कुछ है जो अभी बयान करने की जरूरत नहीं है। मीर साहब इसके ऊपर बात करते हैं। अभी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। जी, हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ हैं जी।
एक तो वैसे भी मुल्क की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, कालम भी लिखते हैं, बोलते भी हैं, डिजिटल मीडिया भी आते हैं, बहुत काम करते हैं। और दूसरा, इस सियासत को ख़ासतौर पर पीटीआई की सियासत को, जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासत है, उस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। हमारे दोस्त भी हैं, इसलिए मैं तो और भी तारीफ़ करूँगा इनकी। न्याई साहब बताइए, वो तो लगता है तरमीम तो पास हो गई, अब क्या ख्याल है? बिलावल ने तो दुबई का टिकट भी कटवा लिया हुआ है, वहाँ भी जा रहे हैं सैर करने के लिए। अब क्या लग रहा है आपको, कैसा सूरत हाल पेश हो रही है? इसके जो खद्दो खाल सामने आए हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? आप इंटेलेक्चुअल या टेक्निकल डिस्कोर्स हो नहीं सकता पाकिस्तानी सियासत में। तो जकाका मिसालें होती हैं कि उसने कहा जी कि वो जो देहाती का नहीं सुनते थे, वो गया बेचारा, उसकी जो धोती या जो चीज है, बहरहाल चादर वगैरह, वो मेले में घूम गई। वापस गया, उन्होंने कहा मेला कैसा रहा? उनका मेला क्या था, मेरी चादर घूम करने के लिए एक हंगाम था, बाद उन्होंने उतरवानी थी, चुरा ली गई। असल क्राइसिस है कि मुझे तो एक लम्हे के लिए ये गलतफहमी नहीं थी कि ये जो काम हो रहा है ये एक मिली भगत है, जिससे मुस्लिम नून, मौलाना और पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थे। ठीक है। अब ज़ाहिर है कि वो उनकी ख्वाहिश थी सबकी कि तहरीक इंसाफ को रखा जाए, जो नेक्स्ट विन पॉसिबल थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हकूक मिल्कियत जो है वली गौर के पास नहीं है। वो दुल्हन वही जो पीएम भाई, ठीक है, इंसाफ जो है इमरान खान और फिर उसकी जो फॉलोइंग है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ये पूरी तरीके इंसाफ है। अब इनके पास ये फैसला करना बड़ा मुश्किल था कि जी इमरान खान के साथ, हालांकि तरीके इंसाफ के जितने बंदे फिर रहे हैं, जो क्रू आप देख रहे हैं, अली गौहर है, सैयद जफर है, ये सारे के सारे मुख्तलिफ वक्तों में तकरीबन ऑन बोर्ड थे मौलाना के साथ। और उन्होंने बेयर मिनिमम जो करना था ना, दिखाना कुछ था और बेयर मिनिमम जो करना था, ताकि मौलाना जो है उसमें एक कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, वो एक रखते रहे, कभी इधर कभी उधर, और कभी पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग पे जो नाला नजर आई एक आध दफा किसी पॉइंट पे। फिर असल में जॉब दिया गया था, इसका इसे जब्तान बनाया गया था तरमीम के लिए, जो कैंपेन थी एमएनए जो सेनेटर्स और वकीलों के लिए, वो बिलावल साहब उसको स्पीयरहेड कर रहे थे। अब पहली बात तो ये थी कि मौलाना के जो ग्रीवेंसेस है पॉलिटिक्स में, वो तहरीक इंसाफ के साथ है। ठीक है, मौलाना के ग्रीवेंसेस किसी और के साथ नहीं है। उनका बेटे की जो पिटीशन हुई है असद महमूद साहब की, जो तान की कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिसमें वो 700-800 वोट से हारे हैं, तो वो तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। मौलाना जो थे, ये मंसूर अली शाह साहब के डिसीजन के जो डायरेक्ट विक्टिम थे, क्योंकि मौलाना ही ने, आप ये देखें कि जब ये डिसीजन हुआ था एलोकेशन का, तो मौलाना, मेरा ख्याल है, मुझे डिटेल तो नहीं है, लेकिन केपी में वो नंबर 1 पार्टी से अपोजिशन में, तो उनको मैक्सिमम सीट्स आ गई। वैसे सलीमी भी उनके पास मेरे ख्याल 7-8 सीट जगह बैठे बैठे खवातीन की और मिनॉरिटीज की और इस तरह की आ गई। अब जब एक पार्टी है जिसके पास 6-7 सीट है, वो 14-15 सीट पे आ गई, तो वो जो मशहूर शाह के डिसीजन में भी मौलाना, उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो जनरल पॉलिटिक्स थी, जो 8 फरवरी के इलेक्शन, 200 ही मौलाना ने लूज किया उनके अगेंस्ट, और उनके लिए यही कहा गया कि मेरा इलेक्शन जो है वो मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा इलेक्शन लूटा गया है, और उनके बेटे की पिटीशन भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तो इसलिए, लेकिन एक और बात है मेरे से कि केपी जो है वो एक इस वक्त इमरान खान साहब की फॉलोइंग में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट सूर बन चुका है। अब वहां पे आप किसी ऐसे तासर के साथ नहीं जाना चाहते थे कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि हर एक को पता है कि जो तरामीम है, इसके पीछे जो तो कहते हैं, ये जो तरमीमी ड्राइविंग फोर्स नहीं, इसके पीछे वही है। अच्छा, ये जो तरमीम गर्दी है, तरमीम गर्दी है, इसके पीछे जो कुछ है, पर तो मुझे तासर है उसके साथ मौलाना की सियासत वहाँ पे केपी के अंदर, जो उनकी मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो इससे अंडरमाइन हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि लगे बंदे अंदाज में आखिर तक उन्होंने एक काम अच्छा किया, हुकूमत ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी, कि तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड रखने के लिए उन्हें पूरे 3 हफ्ते जो है ना, उन्होंने लेविश जाय किए। अब ये ऐसा था कि बिल्कुल एक दिन भी इनके पास नहीं था, मैक्सिमम ये मंडे तक जा सकते थे, परसों जो है, सॉरी कल, मैक्सिमम ये कल तक जा सकते थे।
वगैरह हर हालत में सैटरडे को करवानी थी, पिछले उसमें भी। तो पिछले 4-5 दिन में भी जो इनके जो हुए सुंदो तेज के एक दिन वो शीरो शक्कर होते थे और जाती उमरा में मौलाना भी बैठे हैं, बिलावल भी बैठे हैं, नवाज शरीफ भी बैठे हैं, और अगले दिन एक दूसरे के जो है ना एक दूसरे के ऊपर एक जुट जाते हैं। मैंने तो फिर तबसरा किया था यही जमहूरियत का हुस्न है। तो जमहूरियत, पाकिस्तान की जमहूरियत का तो यही होता है। हाँ। हुस्न है, जमहूरियत का हुस्न जिसे कहते हैं ये लोग। दिखाओ सजी मारो खब्बी। हाँ। तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इसमें कोई नेशनल असरात क्या होंगे इसके इस तरमीम के जजेस के हवाले से? देखो वो तो उन्होंने जो हासिल करना था तरमीम की हद तक कर ली है। अब रिएक्शन देखना क्या होता है। इसका रिएक्शन एक ही स्ट्रॉन्ग आ सकता है, वकीलों की तरफ से आता है। अच्छा, वकीलों में भी जाहिर है कि तरमीम के हक में भी जो है वो पूरे के पूरे वोट्स हैं। जो वकीलों का एक ग्रुप है जो खसूसन ऐसा ढूंढ का है, जिसमें अब ये 12 सेनेटर भी हैं JUI के, हमारे कामरान साहब, और उसके बाद वो वकीलों के भी लीडर हैं। तो ये सारे मिल मिला के, लेकिन जाहिर है कि वकीलों को जो ज्यादा एक चीज नैरेटिव जाएगा वो ये है कि तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार क्लिप कर दिए। इसमें सिर्फ एक ही जो नुकसान हुआ ना, एक ही नुकसान वो ये हुआ है कि मसूर अली शाह साहब जो हैं, जिसको ये अब एक उससे ऊपर बन गया था, तहरीक इंसाफ जो थी उसके 2 दिमाग में था। एक काजी फैज ईसा को एक्सटेंशन ना मिले, वो उन्होंने उसको दे दी, या उनको रिटायर कर जाना पड़ा। दूसरा एक मसूर अली शाह को बनाया जाए। तो मेरे ख्याल तहरीक इंसाफ के पास भी जो लोकस स्टैंड आए होता है ना, वो नहीं था कि आप एक जज के ऊपर करेंगे, सारी तरमीम को आप करेंगे जी मैं इस जज के ऊपर मेरा इन्हिसार है। और उसके बाद उनका ख्याल है कि उसके बाद वो जो है उन्होंने खुद ही अपने पत्ते जो थे सही या गलत कर दिए थे कि जी वो इलेक्शन भी वो करेगा, खोलेगा। अब उसमें भी ऐसी बात नहीं थी कि मसूर अली शाह साहब ने कोई बहुत ज्यादा कोई जो है बंदे को खतरा रखना चाहिए। वो बड़े जबरदस्त जज हैं, बड़े कमाल के हैं, कोई शक नहीं। और लेकिन जो डिसीजन उन्होंने किया है ना, वो उसके कई तरीकेकार हो सकते थे। अगर वो डिसीजन वो करते तो ये फैसला था, ये था 10-1 का था, क्योंकि जो 2 काजी साहब और एक और जज थे, शायद अमीरुद्दीन खान थे या कोई और थे, इन 2 जजेस ने भी यही कहा था कि जी आप इसकी सीट जो है ये जो मुस्लिम लीग को या पीपल्स पार्टी को या मौलाना फजल रहमान को नहीं दे सकते। यानी कि उनका ख्याल था कि ये खाली जानी चाहिए अगर सुन्नी इत्तेहाद को आप नहीं देते। और उन्होंने कहा कि ये कहते हैं जी नहीं सुन्नी इत्तेहाद को देते हैं, नहीं ये नहीं, हमने तो इसको तहरीक इंसाफ को देनी है। ये वो तजावुज़ है जैसे पहले बंदियाल साहब कर चुके थे 63A में, कि आपका वोट भी जो आइन कहते हैं कि वोट आपका जो है काउंट होगा और आप कुछ 20 सीट हो जाएंगे पार्टी के जो है ना उसको 63A के साथ। तो वो भी एक ऐसा था कि आइन से तजावुज़ था, ये भी आइन से तजावुज़ था। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो पहला मरला तो मुझे तो 100% यकीन था कि चला गया। उसमें ये जरूर हुआ है कि इस ताश में जो टेस्ट था 2-3 हफ्ते का जो पिछले गुजरे हैं, इसके अंदर जो एक पब्लिक ओपिनियन होता है ना, उसके अंदर आप हर जगह डिस्कशन, सोशल मीडिया ऐसे है जैसे कि ये तरमीम जो है ये कोई उसमें एक होती है, क्या कहते हैं कि रेफरेंडम स्टोन है, जबकि इसको मुजाहरा पार्लियामेंट में करना था और मुजवजा तरीकेकार मुताबिक करना था, 2/3 मेजॉरिटी पे करना था। तो उसमें जो है ये सारी सूरत-ए-हाल जो है तो हो गई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत आपने इख्तिसार के साथ सारी बात को समेट के बयान कर दिया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर पर इतने इख्तिसार के साथ आपने इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत शुक्रिया हाफिजुल्लाह न्याज़ी साहब आपका। जी मीर साहब, आपको 2 शॉट सुनवाते हैं, एक कामरान मुर्तज़ा है और दूसरे बैरिस्टर गोहर है, देखते हैं क्या कहते हैं, फिर उस पर आपकी राय लेता हूँ मैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। और 3 अल्टरनेट ड्राफ्ट के साथ उनके पास बंदे भी पूरे हैं। इस्लामिक प्रोविजंस निकल जाएंगी, अभी मैं मौलाना साहब का भी इन्फॉर्म करता हूँ। अगर हम नहीं जाते तो इस्लामिक प्रोविजंस वो कह रहे हैं कि हम निकाल देंगे। उसमें आर्टिकल 8 भी शायद फिर आपको उसका सामना करना पड़ेगा।
अगर हम नहीं जाते, और बहुत सारी और चीज़ों का भी, जिसमें आर्टिकल 51 भी है, जिसमें 106 भी है। जी मीर साहब, क्या कहते हैं? कामरान मुर्तज़ा ने तो ये बात कह दी है कि 3 मुसद्दे उनके पास ऑल्टरनेट पड़े हुए हैं। जैसे अपने बात की, मौलाना फजल रहमान ने सांप पकड़ लिया और जहर निकाल दिया, तो क्या ये सारा वही मामला जो कामरान मुर्तज़ा कह रहे हैं? मौलाना फजल रहमान के पास सही लीगल माइंड यही है, कामरान मुर्तज़ा साहब जो बात करते हैं। और उन्होंने बड़ी खुल की बात की कि अगर सारी ये बातें ना मानी गई तो हमारे बहुत से बंदे जो हैं मुस्ताफ़ी भी हो जाएंगे, जिनमें से मैं भी शामिल होऊंगा, ये भी कहा उन्होंने। सही है, सही है। और ये उस वक्त कहा गया जब ये कहा गया कि मौलाना फजल रहमान ने आके कहा कि मेरे कुछ लोग उठा लिए गए हैं। इन्होंने ये सीधी बात की है कि अगर हम ना माने तो तादाद तो पूरी कर लेंगे। सही है। और जैसा कि मैंने कहा कि बिलावल ने टिकट बुक कराई हुई है, दुबई जाना है, मामू ने बांझों को मिलना है, छोटे छोटे बच्चों को, सही है, बड़ा प्यार है उन्हें। सही है। और वो सब तैयार बैठे हैं, उनको पता है कि आज तरमीम आ जानी है और पास हो जानी है। जो मेहनत की है तो उसका एंजॉय करने पर जानी। अब वो तो यानी उनको यकीन ये हो जाना है। इनको पता था कि अगर हमने नहीं माना तो वो दूसरा मुसद्दा ले आएंगे। ठीक है, वो और मुश्किल होगा हमारे लिए। मैं तो ये कहता था कि असूली तौर पर आप कुछ भी कर लें, बिल आखिर मौलाना फजल रहमान मान जाएंगे, मुखालफत में खड़े नहीं होंगे। सही है। मैं उस वक्त तो कुछ और भी दलीलें देता था। अच्छा, अब उन्होंने आड़ क्या ली है, इस्लामी शिकें हैं हमारी। अच्छा, हमारे लोगों को बड़ी आदत है कि वो इस किस्म की बात जो वो वली खान, एमल वली खान कहते हैं कि साहब खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी क़यामत। यार शिकें हो रही हैं अदलिया के बारे में उस हवाले से, और नाम पख्तूनख्वा हो जाएगा। 18वीं तरमीम में भी अपनी यही किया। सही है। उन्होंने कहा जी इसका नाम पख्तूनख्वा रखें। इन्होंने कहा अच्छा नहीं, खैबर पख्तूनख्वा कर दे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा कर दे। ठीक है। अच्छा, इसके बदले में हमने क्या क्या माना, क्या क्या एग्री किया, क्या क्या नहीं किया, वो एक दूसरी कहानी है। तो ये छोटी छोटी बातों पे अब वो है कि सूद को जो है फलां तारीख तक खत्म होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें है कि मुसद्दे में था मुमकिन हद तक हमने कह दिया कि नहीं हर सूरत होना चाहिए। सही है। और भाई हमने तो ये भी कह दिया है कि उर्दू कौमी ज़बान होगी। सन 73 में कहा 10 साल बाद के अंदर होगी। फिर हमने दोबारा दरामद नहीं हो पा रहा। ज़ियाउल हक ने उसको डेट को एक्सटेंड कर दी थी। सही है। आप पता नहीं कौन सी डेट है, कब उर्दू कौमी ज़बान बनेगी। अच्छा मीर साहब, ये तो अब हो गया कि आईनी तरमीम तो हो जाएगी जो नज़र आ रहा है सूरत हाल, लेकिन जिस तरीके से नून लीग की जानब से, पीपल्स पार्टी की जानब से बार बार ये कहा गया कि हमारे पास नंबर्स भी पूरे हैं और एक तरह की धमकियां दी जा रही थी, तो क्या इस तरीके से जो आईनी तरमीम है वो करवाई जाती हैं कि लोगों को उठाया जाए, धमकियां दी जाए और कहा जाए कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, तो ऐसी जो तरमीम होती है उनकी क्या हैसियत होती है? बात यह है जी कि किस्सा ये है कि इस मुल्क में जितनी आईनी तरमीम हुई हैं, यहाँ तो वो किसी के कब्जे में, कंट्रोल में फुली थे। सही है। और मान लिया गया। सही है। यानी कि हमारे यहाँ तो ये हुआ सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होना है, और तादाद ये थी नजर आती थी साहब बहुत कम है। ठीक है। और बाहर हाथ खड़े करने वालों की तादाद और थी, अंदर जाके मालूम हुआ कुछ और हो गई। ठीक है। तो उसको तो हम बहस में ला ही नहीं सकते ना जी। ला के क्या करेंगे, क्या खटेंगे, क्या कमाएंगे। आईनी तरमीम तो जो दी उठा के की जा रही है, उठा के की जा रही है, ये आप अपने सियासतदानों को भी पूछें कि आप बकाऊ माल बने हुए क्यों हो। आप ये नाम ले रहे हैं, ये डॉक्टर जरका है, इसके साथ 7 के करीब अरकान असम्बली हैं। मैं सेनेट की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर जरका शॉर्ट सुन लें ताकि हमें क्लियर हो जाए। शॉर्ट सुन लेते हैं। मिस्टर गौहर साहब क्या कह रहे हैं? 2 सेनेटर्स इनके तरफ हैं। अच्छा, हम शदीद मजम्मत करते हैं। जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब। सर बिल्कुल आपने शॉर्ट सुना है। 2 सेनेटर्स हैं, 7 के करीब अरकान असम्बली हैं, जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रब्ता नहीं हो पा रहा, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इस तरह जो आईनी तरमीम, अब इसका जो फ्यूचर में देखें इसके क्या नुकसान क्या है? गौर साहब तो ये भी फरमा रहे हैं कि जरा हो जाए तरमीम, फिर देखना इनके हम कितने बंदे तोड़ चुके हैं। भाई सौदेबाजी आप भी कर रहे हैं, सौदेबाजी वो भी कर रहे हैं। आपने पैसे देके तोड़े हैं, कैसे तोड़े हैं बता तो दे ना। वो डामाडोल होंगे ना। सही है। जो मुस्लिम लीग के साथ 7-8 बंदे होंगे डामाडोल होंगे ना, पीपल्स पार्टी वाले दिखा रहे होंगे उनको, तो उनको भी काबू किया गया होगा। सही है। ये सारी काम हमारे मुल्क में होते रहे हैं। तो अच्छे काम नहीं है। सही है। अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन चलता आ रहा है। यानी यहाँ तो पूरी असेंबलियां बिक जाती थी। मंजूर भट्टे कैसे चीफ मिनिस्टर बना था,
सारा का सारा मुस्लिम लीग नून का था, नवाज शरीफ का था, और वो इसाक डार के अशारा अबरू पर सारे के सारे उसके साथ मंजूर भट्टो के साथ। सर इस चीज़ की हौसला शिकनी भी तो होनी चाहिए। कौन हौसला शिकनी करेगा? किस तरीके से मामला बेहतर हो पाएंगे? ऐसे ही चलता रहेगा, जो अवाम है वो ऐसे ही ऐसा नहीं चलता रहेगा। लेकिन हमें इसी वक्त अवाम याद आते हैं, हमें इसी वक्त याद आता है असूल क्या होते हैं, हमें इसी वक्त जमहूरियत याद आती है। हम क्यों नहीं अपने लोगों का एहतसाब करते जो इस तरह वापस जाते हैं आपके घरों में? जब वोट देने जाते हैं तो हम तो अपने पहले तो बरादरी देखते हैं, ठीक है, फिर ताल्लुक देखते हैं, फिर ये देखते हैं हमारा काम इसने कितना किया और कितना आइंदा कर सकेगा। सही है। जब हम ही हम अपनी खराबियां दूर नहीं करते, अपने नुमाइंदों, जहाँ तो फिर तय कर लें कि पार्लियामानी जमहूरियत हमें रास नहीं आती। ठीक है, यानी जमहूरियत एक चीज़ है, पार्लियामानी जमहूरियत दूसरी चीज़ है। सही है। हमें दो ही लफ्ज़ याद हैं, पार्लियामानी जमहूरियत या सदारती जमहूरियत। सदारती हमें इसलिए अच्छी नहीं लगती कि सदारती जमहूरियत के नाम पर आमतौर पर जमहूरियत नहीं आती, आमरियत आती है, बल्कि मार्शल आती है। सही है। और सिस्टम है दुनिया में, सही है। यूरोप में जर्मन, फ्रांस, इन लोगों ने अपने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं, स्विट्जरलैंड ने अपना बनाया हुआ है। ठीक है। और तरीके भी हैं। हमने लोकल अपने इंडिजिनस वैल्यूज के तहत कोई सिस्टम सोचा ही नहीं है। सही है। जो अंग्रेज हमें पार्लियामेंट सिस्टम दे गया वो दे गया है, और जो जागीरदारों का होल्ड था वो अब जाके जरा कम हुआ है कि जागीरदारों के बच्चे कुछ पढ़ लिख के आ गए बाहर से। सही है। पहले तो पता नहीं वो आते थे अपने साथ एक नज़म भी याद आ रही है, मैं उससे सुनाना नहीं चाह रहा, वो वजीर अहमद एक नज़म कि कैसे लोग असेंबली में आते थे। ये एमएलए, ये दुम छल्ले, जीप पे जहर है, जेब में चाकू, नस्ले हलाकू, यानी ये एमएलए, उसको एमएलए हुआ करते थे। ठीक है। एक ऐसा अजीबोगरीब नक्शा खींचा हमारे शायर ने। तो किस्सा ये है कि ये अब आपको ऐसा ऐसा बदलना पड़ेगा, और इस तरह होता है, ये होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है। और इसको कैसे देखा जाए? अब ये जो अदलिया का एक इमेज बना है, ये बनना चाहिए। अदलिया को सुप्रीम होना चाहिए, ठीक है। अदलिया के फैसलों को सब पे कारबार रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है। इंतखाब ऐसे होना चाहिए अदलिया का, अदलिया को ऐसे फैसले करने चाहिए। अब 8 जजों ने फैसला किया है, अब वो 2 बार वजाहतें दे चुके हैं। सर उस टॉपिक पर भी हम आते हैं। वो देखिए, मैं इशारा कर रहा हूँ कि काजी फाजिल साहब कहते हैं भी लगाया क्यों है इस पे, वहाँ इस पे गुफ्तगू करेंगे, अलग से करेंगे। सर अगर आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो जो तरीकाकार हो गई बताया जा रहा है, हो गई, हाँ। जो तरीकाकार बताया जा रहा है, उस तरीकाकार के साथ आपको क्या लगता है कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातें हैं, कौन सा मुतफ़क्का तौर पर चीफ जस्टिस की ज्यादा चांसेस हैं वो सामने आ सकता है? मेरे ख्याल में तो क्या या फरीदी नाम है, 3 सीनियर जज जो हैं वो मंसूर अली और मनीब और तीसरे या फरीदी हैं। मंसूर अली ने अपने आप को कंट्रोवर्शियल बनाया, मनीब ने भी बनाया। ठीक है। मनीब कई वजह से वो जूनियर थे, उनको पहले इसलिए बनाया गया कि या फरीदी जो कि सीनियर हो सकते थे उनको जूनियर किया जाए। सही है। तो उनको बनाया गया। अब या फरीदी को जब ये जुडिशल कमीशन वो बनता है ना, 3 बंदे इलेक्ट करें कि क्या मुकदमा लगेगा, तो उसको या फरीदी की जगह उन्होंने चौथे आदमी को मंदो खेल को लगाया। सही है। लोगों ने कहा कि ये आपने तीसरे क्यों लगाया? तो मेरा ख्याल है काजी फाजिल साहब ने उनको सेव करने के लिए कि खाम खा वो बदनाम ना कर दिया जाए कि ये आदमी है जो चीफ जस्टिस उनको हटाया है, और वही सीनियर लगते हैं 3 में से। किनका नाम ले रहे हैं? या फरीदी का। या फरीदी का, ठीक है। इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद कि कौन से 3 जजेस के आपने नाम लिया है कि तीनों को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है, तो जब ये तकरीरी होगी उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? कंट्रोवर्शियल जज अफरीदी हुए नहीं ज्यादा, वो यानी कि उनकी सिलेक्शन जो है वो आउट ऑफ टर्न उनसे पहले मनीब अख्तर की कर दी गई है। वो जूनियर थे, ठीक है, और वैसे भी कराची में भी वो जूनियर थे, ठीक है। उनको चौथे पद कितने नंबर से लाके चीफ जस्टिस जज बना दिया गया था ताकि उनका चांस जल्दी बन जाए। ठीक है। एजाज आसन से पहले बनना था चांस, एजाज आसन से पहले मंसूर से भी पहले एजाज का बनना था, फिर मंसूर आलम का बनना था, फिर उनका बनना था। ठीक है। अब वो तो खैर किस्सा ही और हो गया। मीर साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीटीआई के वफद की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई थी और क्या कंसर्न्स उन्होंने शो किए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे पीटीआई के वफद के हवाले से जिन्होंने कल बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद जब बाहर आए तो सलमान अकरम राजा ने भी इल्ज़ामात लगाए
कि जेल के अंदर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, जुल्म ज़्यादती की जा रही है, बिजली बंद की जा रही है और जो खाना है गैर मियारी दिया जा रहा है। इसके साथ ही बैरिस्टर गौहर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी जो जेल के हकाम हैं उनके ऊपर यही इल्ज़ामात लगाए और इसके साथ जो चेकिंग के हवाले से बात की गई कि किस तरीके से अंदर जाते वक्त चेकिंग की गई। तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वफद गया था उन्होंने अडयाला जेल हकाम के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और जिसके ऊपर जो अडयाला जेल के जो हकाम हैं उन्होंने एक वजाहत भी जारी की है। इसके ऊपर बात करते हैं, इससे पहले बैरिस्टर गौहर का मीर साहब और हामिद रजा का एक शॉट है वो आपको सुनवाते हैं ताकि आपको जो सिचुएशन क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आपका तज्जिया लेता हूँ। जी, 5 दिन तक उसके सेल में बिजली नहीं थी। खान साहब को गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिल रहा। खान साहब के पास कोई टीवी के फैसिलिटीज नहीं है। खान साहब ने 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं किया। खान साहब अब भी 2.5 घंटे अपने सेल से बाहर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद खान साहब हाई स्पिरिट में हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर पेपर ले जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि शायद सिर्फ शलवार से नाला निकालना रह गया था पार्लियामेंटेरियंस का, एमएनएस का और सेनेटर्स का। बाकी जिस तरीके से हम अंदर गए हैं। जी मीर साहब, अगर इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो एक बड़ी सियासी जमात के वो लीडर हैं, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या रवायत डाली जा रही है, क्या ट्रेंड सेट किया जा रहा है? कल तक तो ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं था जी। वो ज़्यादा लोग मिलते थे, कुछ कहा जाता था कि जिस शान और शौकत के साथ वो रह रहे हैं ऐसे तो कोई बंदा इससे पहले नहीं रहा, बल्कि लोग मजाक में कहते थे ऐसी जेल तो अल्लाह नसीब। मुझे पता नहीं क्या सूरत है, अगर है तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। ठीक है, इसकी बाकायदा देखना चाहिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। लेकिन ये गए तो किसी और काम के लिए थे, वो करके नहीं आए। ठीक है, जिस काम के लिए इन्हें मुलाकात के वक्त दिया गया था, यही मुसीबत है इमरान से मुलाकात का। लोग जाते हैं किसी और काम के लिए, वकील जाते हैं। वो तो पैगाम दिया गया मौलाना को, मिस्बत पैगाम दिया गया। क्या किया गया? उन्होंने कहा जी बाकी और 4 बंदे भेजें, फिर उनके बाद में फैसला करूंगा क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, तो उस मामले में तो आपके पास वक्त नहीं है। और ये शिकायतें और पता नहीं उनसे और भी मनसूब किया गया ना। उन्होंने कहा कि आप किसी काम के नहीं है, 2 कोड़ी के हो, आपने वो किया नहीं जो मेरी रहाई के लिए ज़रूरी था, आपने मेरे मनसूबों पे अमल नहीं किया, आपने शंघाई कॉन्फ्रेंस के वक्त कोई हंगामा नहीं किया, वगैरह वगैरह जितनी बातें वो कर सकते थे उन्होंने की। तो ये बहरहाल सियासतदानों का रवैया होता है। अलीमा खान, उज़मा खान पहले भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है, लेकिन इस सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ साबिक DIG जेल खाना सज्जाद मौजूद हैं, अशरफ अली निज़ामानी, उनसे आपसे बात करेंगे, कीजिएगा बात। जी, ज़ाहिर सारे मामले से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। जो इमरान खान की तरफ से लोगों ने शिकायतें की, पता नहीं उन्होंने की कि नहीं की, क्योंकि एक ग्रुप कहता है कि उन्होंने शिकायतें की हैं, दूसरा कहता है उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है। तो मैं उन सबसे यही पूछना चाहता हूँ कि जेल मैनुअल में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ बरात ज़्यादा दी हुई हैं, बल्कि ज़रूर से ज़्यादा भी दी हुई हैं। कुछ लोगों के बारे में कार्रवाई भी हुई है कि उन्होंने ज़्यादा बरात उनको दी हुई थी। आपको क्या लगता है? पहले आता रहा जी देसी मुर्गी देते हैं और देसी घी में भून के देते हैं, फिर कुछ आता रहा, अब भी कुछ आया कि कड़ी देते हैं, मटन में ये देते हैं वो देते हैं। क्या एक साबिक वज़ीर आज़म के लिए क्या प्रोटोकॉल है, ये पूछना चाहते हैं। जी निज़ामानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सुबह वो जो उनसे मुलाकात करके आए थे, उन्होंने बताया था कि इस तरह मुझे कोई खाना दिया, फिर मेरा पेट खराब हो गया, ये हो गया। तो उसमें ये है अपना जो सुपीरियर क्लास के कैदी होते हैं उनको ये फैसिलिटी होती है कि वो अपने घर से खाना मंगवा सकते हैं, घर का खाना पकवा सकते हैं। उनको ये फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। इसमें कोई वो मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें तो जाहिर है जो अगर खाना बनाएगा तो उसमें तो गवर्नमेंट का तो खर्चा नहीं होता ना। उसमें अपने दूसरे भी जो भी पहले ऐसे आए हैं कैदी जो कि मतलब प्रिविलेज क्लास वाले हैं, क्योंकि एक होता है सुपीरियर क्लास होता है, एक जो है वो अपना जो C क्लास होता है। तो जो जाहिर है एक उसमें होता है, जैसे सिंध में हमारे पास है कोई MPA MNA रहा है, कोई ग्रेड 17 का या उससे ऊपर का ऑफिसर रहा है, या कोई टैक्स पेयर है 10,000 से ऊपर साल का, तो उनको ये प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। नहीं, यह बात आपकी दुरुस्त है। तो आपको क्या लगता है कि जेल में कुछ जो ज्यादती की शिकायत की जाती है कि लाइट गुम कर दी गई और वगैरह वगैरह बहुत सी बातें इस तरह कही गई, ये किसी ने ऐसे इल्ज़ाम ही लगाया? इमरान ने तो खुद नहीं कहा, और किसी ने इल्ज़ाम ही लगाया, या कोई इस तरह की जेल में इस तरह की हरकतें की जाती होंगी? कोई लोग करते हैं वहाँ के ऑफिसर्स को इस तरह की हरकतें?
मैं नहीं समझता कि इस तरह से कोई किया गया हो, लेकिन अगर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसकी एक मतलब फेयर एक तहकीकात होनी चाहिए, ताकि मतलब उसका कोई पता चल सके कि इसके इल्ज़ाम में कितने कदर सदाकत है, क्योंकि ये तो हर एक कैदी का राइट है, उसका जो है वो उसको लाइट देना या पानी देना, उसको सिक्योरिटी देना, खाना देना, ये जो है, क्योंकि एक आदमी कस्टडी में है, वो बाहर तो नहीं है, तो जिम्मेवारी सारी जो है वो गवर्नमेंट पे आ जाती है कि वो उसका टेक केयर करे। अगर वो ऐसी कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हाँ, वो खासतौर पे एक प्राइम मिनिस्टर रहा है एक बंदा जो वहाँ वो कहते हैं कि एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी दी हुई है, किताबें भी दी जाती हैं, टीवी भी है और खाना भी उनकी पसंद का है। एक मुशक्कती भी दिया हुआ जो खाना उनके लिए तैयार करता है और उनकी मर्जी का खाना उनको दिया जाता है। और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि लाइट वहाँ बंद कर दी जाए। ये सारी सूरत हाल वजाहत की कि ये जेल की तरफ से उनके ऑफिसर की तरफ से। वो अब आज मैं सुना था जी जी मतलब जी 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 आज मैंने सुना था उनको, अपना ये जो अपना सुन्नी इत्तेहाद तहरीक वाले हैं उसका एक इंटरव्यू सुना था। उसने कहा कि जब से मेरी मुलाकात बंद हुई है, कोई 3 तारीख से बता रहा था या मेरे ख्याल में 13 तारीख से बता रहा था कि उसके ऑनवर्ड्स जो है मुझे उन्होंने जो है 10/8 के सेल में डाला हुआ है और उसके बाद जो है वो मुझे सिर्फ 23.5 घंटे में अंदर होता हूँ, आधा घंटा मुझे बाहर निकालते हैं। तो ये सारे मतलब एक मतलब इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम की जब तक कोई तहकीकात न हो जाए तो इस तरह से तो आदमी कुछ नहीं कह सकता। वैसे माजी में भी अपना जो रहे हैं इस तरह से की फिगर्स जो रही हैं बड़ी, उनको इस तरह की अपना एक्सरसाइज की मशीन्स वगैरह, अंदर एयर कंडीशन वगैरह वो भी दिए गए हैं। माजी में हमने देखा है बहुत से लोगों को दिए गए हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर रहा है तो पहले तो उनको फैसिलिटीज ये थी। अब ये 8-10 दिन में क्या हुआ है उसका मेरे ख्याल में इसकी जो है वो एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चल सके। बहुत शुक्रिया आपका निज़ामनी साहब, आपने पूरी सूरत हाल पे वादे कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। असल में ये एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये जो अली ज़फ़र हैं वो तो मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं। सही है। वो तो कहते हैं भाई कि अगर हम कहेंगे कि इमरान ने 45 मिनट में से कुछ 40 मिनट शिकायतें करते गुजारे हैं अपने बारे में कि तुम मुझे छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, मेरे लिए बाहर में कुछ जल्द नहीं कर रहे, मैंने तुमसे कहा था कि ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है इस समिट के मौके पर जहाँ वहाँ हंगामा करो, जो मनसूबा मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम अमल करते तो मैं छूट सकता था और तुम्हारे तरीके अमल ना करने की वजह से तुम तो मेरे किसी काम के नहीं है। तो लोगों को कोई अच्छा तासुर नहीं मिलेगा। और ये बात कोई कैदी के बारे में अच्छी नहीं होती, लीडर के बारे में, जो लीडर हो कि उसके बारे में कहा जाए कि वो अपने बारे में इस तरह की गुफ्तगू करता रहा है। एक तो ये था। दूसरा ये क्या है, बैरिस्टर अली ज़फ़र और सलमान अकरम राजा ने, दूसरा क्या राजा सलमान अकरम राजा ने और बैरिस्टर गोहर ने। सलमान अकरम राजा वकील अच्छे हैं लेकिन उनके माथे पे हमेशा थ्योरी चढ़ी रहती है। और एक आध बार मैंने प्रोग्राम में टीवी पे उनको देखा है, वो लॉ की ज़बान बोलने से बजाय गुस्से की ज़बान ज़्यादा बोल देते हैं। अच्छा। और पहले एक ज़माना था कि वो बहुत एक बैलेंस किस्म के गुफ्तगू करने वाले बंदे थे टीवी पर। मैं हमेशा उनका वोट कर भी रहा था, लेकिन उन्होंने आके एक अच्छे वकील के तौर पर उन्हें ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। सर, सलमान अकरम राजा एक सीनियर लॉयर भी हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बैरिस्टर गोहर की, चेयरमैन हैं, तो बगैर हकाइक के तो आखिर उन्होंने बात नहीं की होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हकाइक से की होगी तो अली ज़फ़र ने भी बहुत सीनियर लॉयर है, वो भी उन्होंने बगैर हकाइक के बात नहीं की होगी। बात यह है कि इमरान ने क्या कहा है और बाहर क्या इमेज देना है, ये दोनों की परसेप्शन में फ़र्क है। हो सकता है इमरान ने वही कहा सलमान अकरम राजा कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे उनका कैदी का परसेप्शन क्या बनता है। सही है, मसला तो ये आ गया ना। सही है। और अली ज़फ़र जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैदी का परसेप्शन अच्छा बने। सही है। उनके वालिद भी जो थे बड़े मनज किस्म के वकील थे, वो तो सुलह सफाई कराने के मास्टर थे। कभी मौका आया तो मैं उनकी वकालत के अंदाज पर भी गुफ्तगू करूँगा, उनकी सियासत के अंदाज भी देखे हैं, वकालत के अंदाज के भी देखे हैं, तो करूँगा। तो सेम अली ज़फ़र तो बिल्कुल उस तरह की बात कर रहे हैं। सलमान राजा एक सियासतदान की ज़बान बोलना चाहते हैं। सियासतदान वो बेसिकली है नहीं, अभी नए बने। सही है, अभी नए बने ना। तो लेकिन इमरान भी यही चाहता है कि लोगों तक ये बातें पहुँचे कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। हाँ, तो मेरे ख्याल में यानी जिन लोगों को हम कहते हैं कि उनकी बातें,
अली इमन गंडापुरी को कौन पसंद करता है? कोई भी नहीं करता, लेकिन इमरान कहते हैं करता है। पसंद तो करता है वज़ीर आला, लोग पसंद करते हैं तो वज़ीर आला केपीके हैं वो। जैसे मिनहाज इमरानियात कहते हैं, इमरानी मिनहाज कहेंगे, रास्ता उनका कहेंगे, मेथोडोलॉजी ऑफ इमरान कहेंगे, वो तो फिर यही है। ठीक है सर। और अगर इसने कुछ रिजल्ट दे दिया तो उसकी अप्रिसिएशन होगी। होता ये पता क्या है, बड़ा आदमी कुछ करता है, अगर वो चल जाता है लोग कहते हैं क्या अकल की बात थी। भुट्टो ने आके कहा कि हड़ताल कर दी पुलिस ने, भुट्टो ने कहा कि ज़रा मोची दरवाजे में इनको घर से कहा ज़रा एक एड्रेस करो और ये करो और धमकी दो, वो चल गई और वाबा हो गई। क्या खर क्या कमाल का आदमी है, क्या अकल की बात कर दी भुट्टो ने, क्या शानदार मशवरा दिया होगा। और अगर नाकाम हो जाता, पुलिस बिफर जाती, तो कहते कि देखो क्या बेवकूफ़ की बात थी, उनके खिलाफ, उनको अपने खिलाफ कर दिया। तो ये होता है, अच्छे आदमी की तरकीब कामयाब हो जाए तो उसकी तारीफ हो जाती है, नाकाम हो जाए तो फिर उसकी बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। मीर साहब, ब्रेक का एक वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम अपने तीसरे सेगमेंट के हवाले से। लेकिन अगर एक पार्टी का चेयरमैन इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है तो इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार से वजाहत तलब कर ली है और कहा है कि असली कॉपी जमा करवाए बगैर ये जो वजाहत है वेबसाइट पर कैसे अपलोड होगी। मीर साहब, कभी वजाहत उधर से आ रही है, कभी वजाहत इधर से मांगी जा रही है, ये क्या चल क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? असल में ये सारा किया जा रहा है जब इन 8 जजों का है, यानी ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, बासलाहियत भी हैं, और ये है कि इंटेग्रिटी के लोग गिने जाते हैं। सही है। लेकिन शायद सियासी तौर पर ये कहीं इनकी टिल्ट है एक तरफ। ठीक है। और अगर नहीं है तो इनकी फैमिलीज और इनके जानने वाले वो लोग मशहूर कर देते हैं। रिजल्ट उसका ये है कि ये जो भी वो काम करना चाहते थे उस पर इतना इसरार करने की जरूरत क्या थी। सही है। वो आपने अदालत बेंच वजाहतें तो नहीं करते ना। सही है, सही है। आपने कोई काज लिस्ट जारी किए बगैर कमरे में बैठ के सुन लिया, ऐलान भी नहीं किया, फिर उसको वेबसाइट पे लगा दिया। ठीक है। फिर जब उसका पूछा गया तो आपने दोबारा लगा दिया। आप चढ़ा रहे हैं ना ये, इस पे तो ना अगर हुकूमत कार्रवाई ना करे, आप कहते हैं कि हम ही सुप्रीम है, हम चाहे आइन रीराइट कर दें, कुछ कर दें। सही है, सही है। तो ऐसे तो नहीं हुआ करता। ठीक है, इसके ऊपर मजीद वजाहत ले लेते हैं। अब्दुल कयूम सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, मेरे साथ बात कीजिएगा। सदीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। सदीकी साहब, क्या नक्शा है? ये पहली बात तो ये है कि ये कंट्रोवर्सी क्या है कि 8 जज 2 बार उन्होंने वजाहत कर दी और फिर वो चीफ जस्टिस से पूछे बगैर चुपके से लगा भी देते हैं और चीफ जस्टिस फिर जवाब तलबी भी कर लेती हैं। ये क्या कन्फ्यूजन है ये? देखिए मीर साहब, ये अजीब सी बात है कि जब 14 सितंबर को जब पहले पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया था, उसी दिन जो है वो शाम को इजलास होना था, जो कि फिर नहीं हुआ था। लेकिन वो 14 सितंबर को 8 जज साहिबान का एक वजाहती हुक्मनामा आया था और वो भी के चैम्बर में हमने समाप्त किए। और जब ये सारी बात को पता लगाया गया और रजिस्ट्रार से जब मांगा गया, उन्होंने कहा जी ओरिजिनल बात आई नहीं और वजाहत अपलोड हो गई है। तो उसमें भी बात सामने आई थी कि एक जो सीनियर मोस्ट जज है जस्टिस मंजूर अली शाह, उनकी जो सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो उनके कहने के ऊपर ये अपलोड हुआ था और ओरिजिनल फाइल कोई नहीं आई थी और कहीं किसी चैम्बर में उसकी समाप्त भी नहीं हुई थी। तो ये चुपके से पुरस्कार तौर के ऊपर आ गई। लेकिन फिर उसके बाद उसकी डिटेल रीजनिंग आ गई और उसके में उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। लेकिन फिर हैरत की बात यह है कि 18 अक्टूबर को जब फिर पार्लियामेंट का सेशन था तो फिर एक और वजाहत के ऊपर दूसरी वजाहत जो है वो आ गई। ठीक। और इसमें भी यही कुछ हुआ कि ओरिजिनल फाइल और ये तो इस मत पर तो काजी फाइल तक, क्योंकि वो मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर जजमेंट अपनी वो भी लिख रहे हैं, उनके सामने जब ये सारी चीज आई और उन्होंने पूछा कि इसकी ओरिजिनल चीज कहाँ है, तो उन्होंने कहा ओरिजिनल फाइल तो नहीं है। जिसके बाद फिर ये जवाब तलबी का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें भी किसी किस्म की बातें जो है वो सामने आ रही। तो जहाँ तक ये बात है कि वजाहतें जारी करनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि जब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू पिटीशन मौजूद है, डिटेल रीजनिंग दे दी गई है, तो पहली तो वजाहत ये हो सकती थी कि शॉर्ट ऑर्डर था, डिटेल रीजनिंग नहीं आई थी। लेकिन अब तो डिटेल रीजनिंग आ गई और फिर उसके बाद क्या है, तो ये जो टाइमिंग है जो हम पीछे भी हम सुनते रहे, तो ये टाइमिंग जो है ये इटसेल्फ
बोल रही है कि ये एक ऐसी कोशिश है कि जिसके जरिए से असरअंदाज हुआ जाए उस आईनी तरमीम के अमल के ऊपर। ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी आईनी तरमीम की आज डिटेल आ गई ये सारी, और लगता है कि आज ही पास हो जाएगी, क्योंकि बिलावल ने कहते हैं कि रात के लिए दुबई की टिकट भी बुक करा ली है और आज ही जाना चाहते हैं। तो क्या आपको इस आईनी तरमीम के बाद जुडिशल सिस्टम पे क्या असरात पड़ते नजर आते हैं? देखिए, एक बात तो है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम रहा, पहली बात तो है कि ये तरमीम करने की क्यों जरूरत पेश आई। अब भी हमने बात की है कि किस तरह से जो मखसूस नशिस्तों के केस में हम देखते हैं कि जो दरख्वास्त गुजार भी नहीं था उसको रिलीफ दे दिया गया और रिलीफ कार्व आउट किया गया। मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको गैर मौसर करके और 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस की एक नई जो कि पावर जू है लेकिन जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि 63A में 186 को भी और 184(3) की दो जुरिस्डिक्शन जो है उनको इस्तेमाल करके आइन को रीराइट कर दिया गया। पनामा और फिर उसके पीछे बहुत सारे और भी सारे सिलसिले हैं, और जो 184(3) का वो इख्तियार जिसको चीफ जस्टिस इस्तेमाल करके 58(2)B का मुतबादिल बना चुके थे हुकूमतें गिराने और हुकूमतों को हवाल बनाने के हवाले से, तो वो जो है अब वो इस नए तरीक़ाकार के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है और वो जो चीफ जस्टिस का इख्तियार था उसको फिर डाइल्यूट किया गया है और उसमें 184(3) और 186 और 185 और 199 जो आइन का आर्टिकल है जिसमें कि कानून हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट होगा वो जो है वो बराह रास्त वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा और उस बेंच की जो तश्कील है वो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे और हर सूबे से जो है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक तो बात। ये मेरा ख्याल है कि एक वो जो फियर था और जो कि हमारे तजर्बात है जो हमने खुद रिपोर्ट किए हैं कि किस तरह से सियासी हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता था, जुडिशल विंग जो है वो उसमें अपना एक इख्तियार की या ताकत की जो तिकोन है उसके अंदर उसको इम्बैलेंस जो है उससे क्रिएट होता था। तो चीफ जस्टिस का मसला भी इसमें आएगा कि 3 सीनियर मोस्ट जजों में से चुना जाएगा। एक जो सीनियरिटी का केस सज्जाद अली शाह ने बना दिया था वो अब कहते हैं चूंकि आप हाई कोर्ट में तो उसको अप्लाई नहीं करते तो यहाँ करने की क्या जरूरत है, और लगता है कि अब मंसूर अली शाह तो शायद चीफ जस्टिस ना हो, कुछ लोग जज अफरीदी का नाम ले रहे हैं, क्या लगता है आपको जी? देखें, उस रेस के अंदर मंसूर अली शाह साहब भी हैं, अफरीदी साहब भी होंगे और मुनीब अख्तर साहब भी होंगे। तो अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो देखेगी। अब इसमें देखिए कि मंसूर अली शाह साहब ने हाई कोर्ट के लिए और इवन सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कवायद बनाए जा रहे थे उसके में इनकी अपनी रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉम्पिटेंस के साथ साथ सीनियरिटी के साथ साथ कॉम्पिटेंस जो है उसको भी देखना चाहिए और एक असामी पर 3 लोगों को देखना चाहिए, हाई कोर्ट के जस्टिस के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के लिए भी। तो अब ये है कि इसमें जो सीनियर मोस्ट था अब उसकी वजह से भी उसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी। ठीक है। कि वहां पर होता ये था कि 20-20 साल की प्लानिंग शुरू हो जाती थी कि कौन सी आपने देखा कि हमने ये देखा है कि 4 नंबर से जजेस को उठा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया और उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट इमरान को कंटिन्यू करने की कोशिश सक्सेसफुल से चीफ जस्टिस आ रहे थे। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है कि चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट के नाम के ऊपर से बहुत पहले से जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी शतरंज जो है वो बिछा दी जाती है। ठीक बात। बहुत शुक्रिया आपका क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपने बहुत तफसील के साथ सारी बात हमें समझाई, बहुत शुक्रिया आपका। मीर साहब जैसे बात की है कि जो आईनी बेंच होगा वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो सुनेंगे, फैसला देंगे, तो अभी भी जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है जो इतना मुतनाज़ा हो गया, बार बार वजाहतें मांगी जा रही हैं, दी जा रही हैं, आईनी बेंच नहीं वो उसकी तश्कील जो है उसमें ये भी होंगे, दूसरी अदालतों के जज भी हाई कोर्टों में शामिल होंगे। बिल्कुल, यानी कि इन्होंने वो जो एक अदालतों की एक देखे ना, आप जिसको चाहते थे निकाल देते थे, सही है, और आइन को जब चाहते थे रीराइट कर लेते थे, कहते जी हम सुप्रीम हैं, उसको तो नकेल देने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। मैं नकेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए झिझकता हूँ हमेशा, यानी कि उसको तो टेम करने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो की उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके। हाँ, और ये सारा किया दरा उनका अपना है। सही है। ये कुछ फैसले तेजी के साथ दिए, ये अब ठीक कह रहे हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी,
कि 10 साल पहले प्लानिंग होती थी कि ये इस आदमी को पहले लेकर आओ ताकि चीफ जस्टिस ये बने। सही है। वो फलां रिटायर हो जाएगा और आखिर में ये सीनियर मोस्ट होगा। ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है, ये अब वो चाहते हैं ये ना हो पाए। सही तो है। मेरे ख्याल में ये हक है इनका। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आज हमने डिस्कस किया आइनी तरमीम को डिटेल के अंदर कि क्या होने जा रहा है। अगर आइनी तरमीम जो आज लगता है कि मंजूर हो जाएगी, इसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर, और उसके बाद जो सियासी मंजरनामा है उसमें कोई तब्दीली आ पाएगी या नहीं। देखते रहिए प्रोग्राम गहरी नज़र। अल्लाह हाफ़िज़।